हे गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम ज्योग्राफी की क्लास में। और उम्मीद होगा कि जो आपको एक दिन का गैप मिला है आप उसमें अपनी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों का दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर किया होगा। ठीक है, मैप से देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम किस कॉन्टिनेंट की सैर करने वाले हैं। और इनफैक्ट ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ मेरा ड्रीम है जाने का, जहाँ मेरा ड्रीम है घूमने का। और वाकई में लाजवाब कॉन्टिनेंट है, लाजवाब यहाँ की कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बुडापेस्ट, हंगरी, स्लोवाकिया। इट्स अमेजिंग, बहुत शानदार है ये हमारा कॉन्टिनेंट। और मेरी काफ़ी इच्छा है कि इस कॉन्टिनेंट में मैं जाऊं घूमने के लिए। और बेशक आप लोग भी अगर कभी मौका मिले और पैसा हो अच्छा खासा तो यहाँ जाने के लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। लेकिन अकेले मत जाइएगा, साथ में जाइएगा। ठीक है, अब बात समझ लीजिएगा जितने, तो आप साथ में किसी को लेकर जाइएगा तो मज़ा आता है यहाँ के नज़ारों को देखने का या यहाँ पे एंजॉय करने का। बहुत अच्छा कॉन्टिनेंट है। तो आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिजाज आप लोग का अच्छा हो गया होगा अगर मैंने बोला किसी के साथ में जाइएगा तो ना। कुछ लोग तो प्लान भी करने लगे होंगे कि हाँ अरे यार चलना है, सर ने कहा है तो बिल्कुल जाना। तो आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट के पे चर्चा करने वाले हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अब तक जितने भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इट्स वेरी कंजस्टेड कॉन्टिनेंट्स। बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड वाला कॉन्टिनेंट है, मतलब बहुत उलझाव वाला है कि अक्सर लोग इसको जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि उलझाव होता है ये। पर देखना कि इस बार मैं आपको कितनी इजीली तरीके से मैं इसको क्लियर कराऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप, EUROPE। हिंदी में क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन देखो, इस कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले एक बात याद रख लेना कि इस कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले हमें उन चीजों को जानना पड़ेगा क्योंकि इस कॉन्टिनेंट से प्रश्न पूछने का तरीका बड़ा अलग है। ठीक है, जहां तक मैंने पेपर में एनालिसिस किया है 4-5 सालों में, मैंने देखा कि इस कॉन्टिनेंट का जो पूछने का जो तरीका है बहुत ही अलग, अन्य कॉन्टिनेंटों की अपेक्षा बहुत ज्यादा अलग है। तो सबसे पहली बात तो जब ये आप पढ़ रहे हो कॉन्टिनेंट तो आपको पढ़ना तो पूरा ऑल ओवर है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और शायद इसका बहुत लंबा सेशन चलने वाला है यूरोप कॉन्टिनेंट का, जैसे नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का लंबा क्लास चला था, बिल्कुल वैसे इसकी भी क्लासेस बहुत लंबी होने वाली है। तो इसमें क्या क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको इसमें सारे के सारे कंट्री याद होने चाहिए, CUNTR कि कौन सी कंट्री कहां पर है। सबसे तो पहली बात कि आपको कंट्री याद होना चाहिए। क्या चाहिए, कंट्री पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए। आज क्लास लेने के बाद जब मैं कल क्लास में मिलूं या आज ही क्लास लेने के बाद आप बताना कि किन किन लोगों ने इसकी कंट्री को एनालिसिस किया है, देखा है। और ना तो मैं इसकी PDF फाइल मैपिंग की भेज दूंगा आपके बैच में, ताकि आप वहां से सारे इस कॉन्टिनेंट के कंट्री देख लें, सभी देश को देख लें। कि जैसे मैं बोलूँ फ्रांस कहाँ पर, ये फ्रांस है, स्पेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है, रोमानिया है, ये इटली है, ये आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन। इस तरह से सारी की सारी चीजें हैं, आपको एक्चुअली याद होनी चाहिए सभी सभी। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ के कंट्री आपको पता होना चाहिए। ठीक, कंट्री के साथ साथ जो दूसरा एग्जाम में सबसे ज्यादा देखा गया कि सबसे ज्यादा एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो यहाँ से रिवर का भी पोर्शन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस पोर्शन से रिवर से भी क्वेश्चंस जो है वो काफी बार यहाँ से इनपुट किया गया, पूछा गया है। लेकिन क्या पूछा गया है रिवर में, क्या यहाँ से पूछा गया, तो रिवर में याद रखिएगा इस रिवर के ओरिजिन से देखा जाए, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, नहीं पूछा जाता। तो क्या पूछा जाता है, इसका माउथ पूछा जाता है कि इसका मुहाना कहां पर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके मुहाने से बने हैं कि कौन सी नदी किस सागर में, किस महासागर में या किस खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये क्वेश्चंस आपके रिवर के पॉइंट से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये वाला पॉइंट्स क्लियर करना पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है। माउंटेन के लिए कहूं तो माउंटेन से 1-2 क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ से माउंटेन से क्वेश्चंस देखा जाए तो पूछा गया, लेकिन कम पूछा गया है। अदर कॉन्टिनेंटों की अपेक्षा यहाँ से माउंटेन्स के क्वेश्चंस कम आए हुए हैं। लेकिन हम पूरा, मैं ये भी वो बता रहा हूँ जिस टॉपिकों पर विशेष ध्यान दे रहा है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बार पूछे जाते हैं। पढ़ना सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉन्टिनेंट है तो बहुत देर तक पढ़ाऊंगा। और एक एक जब देश लेके आऊंगा ना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, चलो, कंट्री हो गया, रिवर हो गया। इसके बाद यहां से सी पढ़ना होगा आपको। सी यानी सागर से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं।
आप आईएएस का पेपर उठा लो और आप पीसीएस का पेपर उठा लो, आईएएस का 2012 का उठा लो, पीसीएस का 2017 उठा लो और 2018 का उठा लो। देखो इसके यहां से सागर वाले क्वेश्चन पूछे गए। सागर वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन पूछा गया है कि वेस्ट से ईस्ट में बताओ, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ही यहाँ पर सागर ज्यादा मिलते हैं, नॉर्थ टू साउथ उतने ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक तो हमें यहाँ पे सागर देखने को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सागर देखना होगा। सागर के साथ साथ हमें यहाँ पर देश विशेषता जाननी पड़ेगी, देश विशेषता जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या जानना होगा, देश विशेषता जाननी पड़ेगी, देश विशेषता जाननी पड़ेगी कि इसकी क्या क्या, किस देश की क्या विशेषता है, या कह रहे कि यहाँ के इस देश के जो भी शहर हैं उन शहरों की विशेषता जाननी पड़ेगी। क्योंकि देखा गया है कि जितने भी बड़े बड़े हमारे संगठन है, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, उन सभी संगठनों का जो भी संगठन बनाए गए हैं वो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट से ही बनाए गए हैं, और काफी सारे संगठनों का मुख्यालय आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलता है। तो हम यहाँ की फैसिलिटी, जो भी शहर अपने खासियत के लिए फेमस है, उन शहरों को विशेष रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आपको ये 4 टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना होगा, बाकी तो सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस टॉपिक पर विशेष फोकस होना चाहिए जो हम सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब यहां से सबसे पहली बात तो कंट्री आपको याद होनी चाहिए, कंट्री याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि सर आप याद क्यों नहीं करा रहे हो, तो यार याद नहीं करना है, मैं आपको लोकेशन दिखाते चला जाऊंगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कंट्री देख लेना कौन सी कंट्री कहां पर है, और एक सेशन क्लास जो है मैं ले लूंगा कि किस कंट्री की कौन सी राजधानी पूछी जाती है और उसका मुद्रा क्या है। ठीक है, करेंसी, तो वो वाला भी मैं एक क्लास किसी दिन ले लूंगा। एंड में मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊंगा तो मुझे याद दिला देना कि सर आपने बोला था कि इस कॉन्टिनेंट की हमें कंट्री और उसकी कैपिटल्स एंड देन करेंसी कराने के लिए बोला था, तो वो सेगमेंट करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की क्या बातें हैं, इनकी क्या हलचलें हैं, थोड़ा सा जानते हैं आज। और कल पूरी कंट्री एकदम खोपड़ी में होनी चाहिए, बता रहा हूं। उम्मीद है आज तबियत आपकी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले 2 चीजों के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरोप में क्या है। सबसे पहली बात कहा जाए तो ये जो है, ये हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। कभी भी पूछा जाए कि विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, यूरोप कॉन्टिनेंट होता है, यूरोप महाद्वीप होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही ध्यान देना पड़ेगा कि विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा कहलाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट कहलाता है, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। ये बात आपको पार्टिकुलर पता होनी चाहिए और कैजुअली आपको पता होगा पहले से ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, एंड देन सेकंड पॉइंट्स पर आते हैं। सेकंड पॉइंट पर जब भी हमने आपको पढ़ाया है तो एक बात हमने जरूर बताया है, यहाँ से इसकी 2 चीजों के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका पार्ट क्या है, ये किसका पार्ट माना जाता है। यहाँ से 2 पॉइंट्स हम लोग निकालेंगे, यूरोप के 2 पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले कि गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पास मैप बड़ा होने के कारण संख्या जगह बहुत कम है, तो एक तो हमें पार्ट जानना पड़ेगा, किसका पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या बताया था, किसका भाग है, बताओ किसका भाग है, जल्दी बोलो किसका भाग है, बताओ किसका भाग माना जाता है। गोंडवाना लैंड का है कि अंगारा लैंड का है, जल्दी बताओ। गोंडवाना लैंड की अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का, वेरी गुड। ठीक है, किसका पार्ट माना जाता है दोस्तों, अंगारा लैंड का। ठीक है, किसका पार्ट होता है, अंगारा लैंड का पार्ट होता है। तो ये याद रखिएगा कि अंगारा लैंड का पार्ट माना जाता है, यूरोप कॉन्टिनेंट अंगारा लैंड का पार्ट माना जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर हम लोग तीसरी बात के बारे में पता करें तो इसकी स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति के बारे में जाने की कि स्थिति क्या है इसकी। ठीक है, तो आप सबको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि ये अगर हम ले लें तो ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच क्या खींचा गया है, भूमध्य रेखा खींचा गया है। और यहीं पर देखा जाए तो यहीं पर हमारा कौन सा आता है, यहीं पर हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक धब्बा बना लेते हैं, यही हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। सबसे पहली बात क्या है, ये हमारा यूरोप है। तो अगर कभी भी इसकी स्थिति पूछी जाए कि इसकी स्थिति कहां पर है, तो आप कहना कि जो इसकी स्थिति है वो कहां पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक है, कहां पर होती है,
उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है। क्या करता है भैया, विभाजित करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है। तो इसीलिए जो इसकी स्थिति होगी वो हमारे भूमध्य रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या कहा जाए, दूसरा बात अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक उपनाम भी दिया गया है। इसे क्या क्या, एक उपनाम दिया गया है। क्या कहा गया, इसे एक उपनाम दिया गया है जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज में अगर दिए हुए तो इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसे प्रायद्वीपों का, इसे प्रायद्वीपों, किसके भैया, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसका उपनाम क्या कहा जाता है, इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके वनडे एग्जाम्स में इसको क्वेश्चंस पुट अप किया गया है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। उसका रीजंस क्या है, उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि इसके बहुत सारे ऐसे देश हैं। प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, याद रखिएगा। इस प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, पेनिनसुला इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पेनिनसुला की परिभाषा डिफाइन कर देता हूं। ऐसा स्थल, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा स्थल जो तीन तरफ जल से घिरा हो। ऐसा स्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हो। जैसे मान लो कि ये वाली पोर्शन लेते हैं, ये पूरा का पूरा इटली है। क्या है भैया, ETALY, पूरी इटली की, पूरा इटली है। ठीक, अब इटली देखो, इधर भी जो है, इधर भी हमारे जल से घिरा हुआ है। इधर भी क्या है, इधर भी हमारे जल से घिरा हुआ है। इधर भी पूरा का पूरा क्या है, जल से घिरा हुआ है। दूसरी ओर से भी जल से घिरा हुआ है। ये वाला एरिया में पूरा का पूरा क्या है, तीसरी ओर भी जल से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा पार्ट्स, और एक तरफ ये स्थल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कंट्रीज देखने को मिलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, जो काफी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसको बहुत अच्छे से दोस्तों हमें क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कंट्री की बात करें कि इसमें CONTR में कितने कंट्री देखने को मिलते हैं, कंट्री ब्रैकेट में टोटल कर लें, टोटल। ठीक है, टोटल कंट्री की अगर बात करें तो टोटल जो कंट्री हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वो 44 देखने को मिलते हैं। अन्य स्रोतों में इसकी 45 भी दिए गए हैं, याद रखिएगा। अन्य स्रोतों में 45 भी दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 44 ही देश माने जाते हैं। जैसे बहुत लोग विकिपीडिया ढूंढ लेते हैं या नेट पर सर्च कर लेते हैं या बहुत सारे किताबें हैं, तो मुख्य रूप से 44 होते हैं, लेकिन कई सारे स्रोतों में 45 भी दिए गए हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम थोड़ा सा देशों में भी इसको, दो देशों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले एक देश के बारे में जानते हैं जिसका नाम आता है रशिया, जिसे कहा जाता है। एक जान लेते हैं रशिया के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया, रशिया के साथ साथ एक होता है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, वेटिकन सिटी कहा जाता है। इट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रशिया की, बात करें तो रशिया की दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात तो एक तो याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट कंट्री कहलाता है। कैसा कहलाता है भैया, ये यूरोप का क्या माना जाता है, यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश रशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रशिया कहलाता है। दूसरी इसकी बात क्या है, दूसरी इसका बात देखा जाए तो ये दो महाद्वीपों में पाया जाता है। इसे महाद्वीपीय देश कहा जाता है। इसे एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय देश, महाद्वीपीय देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, महाद्वीपीय देश कहा जाता है। अब महाद्वीपीय देश का मतलब क्या होता है, महाद्वीपीय देश का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनका विस्तार दो महाद्वीपों में है। ठीक है, हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट के दो ऐसे देश हैं जिनका विस्तार, दो ऐसे देश हैं इस दोनों कॉन्टिनेंट के कि जिनका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है। खैर, सबसे पहले हम लोग रशिया को जानते हैं। महाद्वीपीय देश का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनका विस्तार दो महाद्वीपों में हो। ठीक है, तो किस किस महाद्वीपों में इसका विस्तार है, तो इसका जो महाद्वीप का जो विस्तार है, एक तो आपका यूरोप में आता है EUROP, एक तो इसका यूरोप में विस्तार है, प्लस कहां देखने को मिलता है, प्लस एशिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है दोस्तों, एशिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और जो विकसित देश है, जो विकसित क्षेत्र है, वो किसके पार्ट में आता है, यूरोप के आता है। जो इसका विकसित क्षेत्र है, वो विकसित क्षेत्र किसके अधिकार में आता है दोस्त,
तो वो जो विकसित क्षेत्र है वो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के अधिकार में आता है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि पूछा जाए कि किसके अधिकार में आता है, तो आप कह देना कि यूरोप के अधिकार में आता है। यूरोप की राजधानी क्या है? मॉस्को इसकी राजधानी है। इसका कैपिटल क्या है? यहां लिख लेते हैं। इसका कैपिटल पूछा जाए कि इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल जो होता है मॉस्को होता है। क्या होता है भैया? मॉस्को इसकी क्या होती है? कैपिटल होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रशिया में हमने क्या पढ़ा? कैपिटल मॉस्को होता है, लार्जेस्ट कंट्री होती है, महाद्वीपीय देश कहा जाता है, मतलब 2 महाद्वीपों में विस्तार है, यूरोप और एशिया। एक और लिख लेना कि इसका क्या होता है, एक नोट में करके लिख लो, इसका नोट लिख लो, तुर्की, TURKEY। तुर्की का भी जो विस्तार है वो आपके EUROP, यूरोप प्लस एशिया दोनों में देखा जाता है। ठीक है, यानी पूछा जाए कि वह 2 एशिया यूरोप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनका विस्तार आपके एशिया और यूरोप दोनों में है, तो एक का नाम बता दीजिएगा, तुर्की है, अभी बता देंगे आपको, तुर्की है। और एक जो देश आता है वो कौन सा होता है? रशिया होता है, जिसका विस्तार दोनों महाद्वीपों में देखा जाता है। पहली बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कनाडा में मैंने क्यूबेक पढ़ाया था, बताया था ना। कनाडा में मैंने जब कनाडा नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताया था क्यूबेक के बारे में, जिसे कहा जाता था कि कंट्री विद इन कंट्री कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? कंट्री विद इन कंट्री का दर्जा दिया गया था, मतलब देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया था। तो वेटिकन सिटी को स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अगर हम बात करें किसके? वेटिकन सिटी की, तो वेटिकन सिटी के बारे में 2 चीजें हमें जाननी होंगी। सबसे पहला कि इसे क्या कहा जाता है? इसे स्मॉलेस्ट कंट्री कहा जाता है। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यानी पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा कहलाता है? वेटिकन सिटी कहलाता है। ये एक शहर है जो इटली में स्थित है। ठीक है, कहां किससे बिलोंग करता है? यह बिलोंग करता है इटली से, ETALY। इटली देश में ही क्या है? ये स्थित है। याद, इटली क्या है? एक देश है, और उसी देश में आता है वेटिकन सिटी, जो अपनी हाईटेक जनसंख्या एरिया की वजह से इसे एक देश का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? इसे एक देश का दर्जा दिया गया है। तो ये एक तो इटली खुद ही देश है और उसमें एक देश का इसको दर्जा दिया गया, तो देश के अंदर देश का दर्जा, यानी कंट्री विद इन कंट्री का इसे दर्जा दिया गया है। ये बात कान खोल के सुन लेना और बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लेना। उसी के साथ साथ वेटिकन सिटी की और हम बात वही कह लें, इसे कहते हैं कंट्री विद इन कंट्री। लिख लेना COUNTRY, कंट्री विद इन। क्या लिखोगे? कंट्री विद इन कंट्री। 2 चीजों को लिख लेना जो बहुत आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंट्री विद इन कंट्री इटली, ठीक है, और आपका स्मॉलेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री कहा जाता है और रशिया को लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीजें इतनी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर, बहुत इजी में क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी रुके रहना, अभी कुछ नोट डाउन मत करना, अभी सारी चीजें मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखना चाहते हो मैप पर, तो मैप पर यहाँ पर देख लो, यहीं पर आपका आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यहीं पर होता है, वेटिकन सिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन देखते हो, इस पोर्शन को रशिया कहा जाता है। ये पोर्शन रशिया है, ये इतना पार्ट रशिया, इतना पार्ट यूरोप के अंतर्गत आता है, और इसका हिस्सा अगर यहाँ देखोगे तो ये कौन सा आता है? एशिया का। ये पूरा दोनों पार्ट से, ये जो बनाया है मैंने, इस पे रेड कर दे रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो एक लाइन ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और एक पोर्शन में यहाँ आपको बना देता हूँ ताकि इसको भी बस समझाने वाला हूँ, इस पॉइंट को। यहाँ पर ये 2 चीजें, ये 2 ही चीज ऐसे हैं जिनको यूरोप और एशिया में काफी सारी चीजें अलग हो जाती हैं, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा चलो, अगला हमने बोला कि यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या भैया? कॉन्टिनेंट है। क्या दोस्तों सब जानते हो? बोलो कॉन्टिनेंट, NENT होता है ना बेटा, कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट है तो देखते हैं, कॉन्टिनेंट है तो इन नॉर्थ में किसके बारे में देखेंगे बेटा? इन नॉर्थ के बारे में देखेंगे, इन नॉर्थ कह लेंगे, इन नॉर्थ में। उसके बाद हम कह लेते हैं इन साउथ के बारे में कह लेंगे, इन साउथ। ठीक है, उसके बाद हम इन ईस्ट में कह लेंगे, सॉरी इन वेस्ट में कह लेंगे। किसके में कह लेंगे भैया? इन वेस्ट में कह लेंगे। इन तीनों को पहले देख लेते हैं, फिर आगे की चीजों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा।
तो इन नॉर्थ, इन साउथ एंड इन वेस्ट में समझ लेते हैं। तो अगर हम इन नॉर्थ में करें तो इन नॉर्थ में क्या देखने को मिलता है, इन नॉर्थ में आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इस इन नॉर्थ में आर्कटिक महासागर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। पहली बात तो यही याद कर लेना सबसे, ठीक। इन साउथ में देखा जाए तो इन साउथ में सबसे बड़ा अगर कोई सागर है तो वो कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। तो यहां पर हम लोग जज कर लेंगे, भूमध्य सागर को देख लेंगे। इन वेस्ट में देखा जाए तो इसे अटलांटिक महाद्वीप कहा जाता है, अटलांटिक महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अटलांटिक महासागर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इतनी सारी चीजें मैंने बता रखी। अब देख लो, ये वाला जो पोर्शंस आते हैं इनको आर्कटिक ओशियन कहा जाता है, यानी आर्कटिक महासागर कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है ये क्या होता है दोस्त, आर्कटिक महासागर होता है। एकदम क्लियर हो गया होगा। ये जो पूरा, इसमें बहुत, देखो ये भूमध्य सागर बहुत बड़ा सागर है, लेकिन इसी में छोटे छोटे और भी सागर आते हैं। तो पहले हम इसी को जान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं भूमध्य सागर। क्या लिख लेते हैं दोस्त, इसको लिखते हैं भूमध्य सागर, पहले लिख लेते हैं भूमध्य सागर, और इसको यहां पर लिख लेते हैं अटलांटिक महासागर। ये जो पूरा एरिया होता है ये क्या होता है, अटलांटिक होता है। क्या होता है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, अटलांटिक महासागर कहा जाता है। डाउट एकदम क्लियर हो गया। आपने कहा कि सर आपने नॉर्थ भी बता दिया, आप कहोगे मन में कि सर आपने नॉर्थ को भी क्लियर कर दिया, साउथ को भी क्लियर कर दिया और इन वेस्ट को भी क्लियर कर दिया, ठीक। अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ईस्ट के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, इन ईस्ट के बारे में लिखेंगे। लेकिन इन ईस्ट थोड़ा सा रेड पॉइंट से इसलिए लिखा बेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वो तीन तरफ महासागरों से तो घिरा हुआ है, या तीन तरफ जलीय क्षेत्रों से तो घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो अगर कभी भी पूछे कि इसके ईस्ट में किसका विस्तार पाया जाता है तो इसकी ईस्ट में कह देना कि एशिया है। क्या भैया, एशिया है। क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट। इसके ईस्ट में क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है। बात एकदम क्लियर समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि इन ईस्ट में क्या ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, बिल्कुल स्थल से स्थल है। तो बेटा जुड़ा हुआ, इसको खोद के अलग तो होगा नहीं, जुड़ा हुआ स्थल है। लेकिन इसी जुड़े हुए स्थल पर पर्वत भी है, झील भी है और नदियां भी हैं, जो इन दोनों महाद्वीपों के बीच में, इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक सीमा यानी नेचुरल लाइन को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों महाद्वीपों को कहा जाता है कि दोनों महाद्वीप अलग हो जाता है। तो यहाँ ये जानना पड़ेगा कि कौन से पर्वत और कौन से झील और कौन सी नदियां जो है इन दोनों महाद्वीपों को क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख पाएंगे हम कि एशिया जो है, या कह सकते हैं कि जो हमारा यूरोप है, बहुत ध्यान समझना, जो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस लिख लेंगे, जो हमारा यूरोप है EUROPE, जो हमारा यूरोप है वो किससे अलग होता है, किससे अलग होता है। अब अलग का मतलब क्या हो जाएगा, किससे अलग होता है का मतलब क्या हो जाएगा कि किस पर्वत से या किन चीजों से अलग होता है। तो अगर हम देखें बेटा तो देख लो, बताता हूं किससे अलग होता है। सबसे पहली बात, अगर अलग होने की बात देखोगे तो सबसे पहला नंबर देखा जाए तो यहाँ पर आता है यूराल पर्वत का। किसका आता है, यूराल पर्वत का नाम आता है सबसे पहला, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद अगला होता है काकेकस पर्वत। क्या होता है, अभी सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। काकेकस पर्वत होता है, ठीक। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि यूरोप एशिया से किस पर्वतों के द्वारा अलग होता है, अभी पर्वत को दिखाते हैं, पूछा जाए कि यूरोप किस पर्वतों के द्वारा अलग होता है, तो आप कहना कि भैया यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत के द्वारा अलग होता है। अब देखो जो ये दिखाया मैंने, ये वाला, इसी को कहा जाता है यूराल पर्वत। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को यूराल माउंटेन कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी आता है एक हमारा, ऐसे अभी आगे पढ़ोगे, एक यहाँ पर भी पर्वत आता है हमारा, ठीक है। एक यहाँ पर इस तरीके से पर्वत आता है जो इन दोनों महाद्वीपों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है काकेकस पर्वत। क्या नाम होता है दोस्तों, काकेकस पर्वत कहा जाता है। तो काकेकस पर्वत के द्वारा, और ये किसके द्वारा अलग होता है दोस्त, यूराल माउंटेन के द्वारा अलग हो जाता है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा हमारा यूरोप जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से क्या होता है, अलग हो जाता है। ये जो दोनों पर्वत हैं वो यूरोप को एशिया से क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। वहीं अगर रिवर के बारे में पूछा जाए कि कौन से रिवर अलग करती है,
तो रिवर का भी नाम दोस्त आता है यूराल रिवर। क्या कहते हैं भैया? यूराल रिवर से क्या होता है? अलग हो जाता है। और अगर पूछा जाए किस झील से अलग होता है तो वो होता है कैस्पियन सी से होता है, यानी कैस्पियन सागर से क्या होता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर दोस्त दिखाया है ना, ये वाला पॉइंट जो ये वाला दिखाया ना, इसी को कैस्पियन सागर कहा जाता है। कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर ये हो गया, कैस्पियन सी हो गया। ठीक है, तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच क्या करता है? प्राकृतिक सीमा बनाता है। याद रखिएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया है ना दोस्त, ये चारों के चारों जो भी मैंने आपको बताया है ना, ठीक है, यह यूरोप को क्या करते हैं? यूरोप को लिख लीजिए, यहां पर दोबारा लिखना होता है, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। क्या करते हैं भैया? अलग करते हैं, अलग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, अब कहोगे सर यूराल रिवर नहीं दर्शाया। जी बिल्कुल, यूराल रिवर आपकी यहीं से निकलती है और ऐसे होते हुए ऐसे, सॉरी ये तो आपकी वो हो गई, ठीक है, यूकान नदी हो गई। यहीं से एक नदी निकलती है इस तरीके से होते हुए, या ऐसे होते हुए, ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, ऐसे होते हुए, ये होते हुए आकर क्या करती है या कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है। तो ये जो रिवर कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? यूराल रिवर कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया दोस्तों आप लोगों को? हमने ये बताया कि यूरोप और हमारे यूरोप के ईस्ट में क्या होता है? एशिया कॉन्टिनेंट का विस्तार है, जो किससे अलग होता है? यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर के द्वारा क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। बात एकदम समझ में आ गई क्लियरली? कोई दिक्कत यहां तक में हो तो बताओ, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना पूरा? ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको बेहतर समझना होगा। आज क्लास छोटी ही होगी, उसका रीजन ये है कि आपको कंट्री पहले याद हो जाए, क्योंकि कल का जो काम होगा, कल पूरा का पूरा कंट्री को एनालिसिस करना है। कल हमें सी का टॉपिक पढ़ना है, कल सी पढ़ेंगे, सारे सी को हम लोग इंडिकेट्स कर लेंगे। ठीक है, सी के साथ साथ और भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि 4 देशों के समूह को स्कैंडिनेवियाई महाद्वीप किसको कहा जाता है, या बाल्टिक स्टेट किसे कहा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ से ऑथेंटिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। और कल प्लीज आप लोग कंट्रीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना। तो उम्मीद होगा कि दोस्तों जो मैंने आज आपको छोटी सी इस क्लास में बहुत पूरा प्रयास किया, एक बहुत रोमांचक तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है, और उम्मीद होगा कि ये बिल्कुल लाजवाब लगा होगा। बहुत इजीली सारी की सारी चीजें, ये बैकग्राउंड इधर वाला पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप ये पूरी की पूरी फिगर बना लेना अपने कॉपी पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप बना लेना सारी चीजों को। और हाँ, एक पॉइंट और अगर नोट करना है तो नोट कर लेना कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो कोल्ड ट्रॉपिकल होता है। कैसा होता है? कोल्ड ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। कैसा होता है? कोल्ड ट्रॉपिकल होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। तो ये वाला टॉपिक्स पूरा का पूरा क्लियर कर लेना। ठीक है, और एक बार मैसेज कर देना कि यूरोप कॉन्टिनेंट का जो पहली क्लास है वो कैसा लगा आप लोगों को, कितना बेहतर अप्रोच रहा, क्या इससे पहले इतने इजी तरीके में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, और इतने सारे कंटेंट आपको इससे मिले थे। सो गाइज प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, एनालिसिस कर लेना और मुझे व्हाट्सएप करना। फटाक से इसको पहले कॉपी वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। और एक बात विशेष ध्यान रहे कि मैं जैसे लिखा करता हूँ, जिस फॉर्मेट पर मैं लिखा करता हूँ उसी फॉर्मेट पर आप भी लिखना, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो थैंक यू वेरी मच। फिर कल की क्लास काफी लंबी होगी, एक घंटे से ऊपर की क्लास होगी, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की क्लास होगी। देखो मुझे जहां छोटी क्लास लेनी होती है, एक सिस्टम होता है टीचर का कि उसको कौन से पोर्शन पर छोटी क्लास देनी है, लड़का का कैसे माइंड मेकअप कराना है, कहां बड़ा ले आना है, कहां छोटा, तो उसकी टेंशन मत लेना कि सर छोटी क्लास है, कल से क्लास बड़ी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कैसा लगा।